आइए मेरे दोस्तों, कह रहा जी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 10 सेंटीमीटर। कह रहा भैया एक रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस फिगर का आपसे ये पूछा जाए कि भाई इस फिगर का सेंटर क्या होगा, अगर ये पूछ लिया जाए कि यार इस फिगर का सेंटर क्या होगा, तो इस फिगर का सेंटर होगा इनके डायगोनल का पॉइंट। क्योंकि इसके अंदर कोई इन सर्कल तो बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं इन सर्कल बना देंगे तो सारी साइडों को टच ही नहीं करेगा। तो जहां दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, वो जो पॉइंट होगा वो मेरे बच्चों इसका कहलाएगा क्या? सेंटर। और ये बिल्कुल बीचों बीच होगा सेंटर। यानी ऐसे लाइन खींच दें, ऐसे बीचों बीच खींच दें तो बराबर हिस्सों में बांटेगा। यानी ये जो लेंथ होगी ना, ये 10 है पूरी, तो ये 5 होगी। और अगर ये वाली जो लेंथ है ये पूरी 18 है तो ये लेंथ 9 होगी। इस बात को समझिएगा, है ना। अब मैं इसको दूसरे पेज पे बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 3D फिगर के रूप में दिखानी है, तो आई हैव टू मेक सम मोर एफर्ट फॉर इट। ये इस तरह से दिखाई देगी अब आपको 3D फिगर में। ये मेरे प्यारे बच्चों एक पिरामिड, ये मेरे प्यारे बच्चों एक पिरामिड है। ठीक है, इसका बेस मैंने रेक्टेंगुलर बनाया। तो बेस रेक्टेंगुलर बनाया, इसका मतलब ये लेंथ मैंने 18 ली है और ये लेंथ मैंने 10 ली। ठीक है जी। जो मेरे प्यारे बच्चों इसका सेंटर होगा, जो इसका सेंटर होगा, यानी जो यहां से बिल्कुल इसके सेंटर को मिलाती हुई लाइन आएगी, यानी ये वाली जो लाइन होगी जो बिल्कुल सेंटर में मिलाएगी, ये लाइन यहां बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ये लाइन मेरे प्यारे बच्चों इस बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, है ना। अब सवाल पड़ता है क्या करा है। कहता है किसी पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई व चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। पिरामिड की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। कहता जी पिरामिड की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर मेरे सिरों। हाउ मच इट इज? 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। यानी ये वाली जो वैल्यू है ये 12 सेंटीमीटर है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? इसकी जो हाइट है मेरे बच्चे वो 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए, ये जो बिल्कुल बीचों बीच आएगी ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर आपने बताई थी ये वाली जो बीच बीच से बिल्कुल इसके बीच में, क्योंकि स्लेंट यहां से जो कोने से टॉप पे पकड़ेगा वो तो स्लेंट एज होगा, यहां बिल्कुल बीच से जो आएगी वो स्लेंट हाइट होगी, है ना। तो ये 18 है तो ये लेंथ आएगी जी 9। ठीक है, तो मेरे बेटे ये बताओ, ये वाली आपकी क्या कहलाएगी? ये रेड कलर वाली आपकी कहलाएगी स्लेंट हाइट, ये आपकी कहलाएगी स्लेंट हाइट।
तो ये आपकी एल होगी, है ना। तो मेरे बेटे बेस हुआ 9, ये लेंथ हो गई 9, ये लेंथ हो गई 9, ये लेंथ है 12, तो ट्रिपलेट हो गया 9 12, तो ये एल की वैल्यू कितनी आ गई 15, एल की वैल्यू कितनी आ गई 15, है ना। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो साइड है, यानी अगर मैं इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना दूं, ये ट्रायंगल मैं बना लूं, ये वाली मैं ट्रायंगल बना लूं, और अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूं, तो आप गौर से देखिए क्या कि इसमें ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये दे रखी उसकी स्लैंट हाइट, और इसकी वैल्यू आ गई 15, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे 15। ये बेस आ गया, बेस की लेंथ कितनी है जी, ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ आ गई 10। तो इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते कि नहीं, तो आप कहेंगे निकल जाएगा, कैसे सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब मेरे बच्चों जितना एरिया इस त्रिभुज का होगा, जितना एरिया इस वाली त्रिभुज का होगा, उतना ही तो एरिया इस वाली त्रिभुज का होगा। इन दोनों दीवारों का एरिया इस वाली का और उस वाली का सेम ही तो होना मेरे बेटे, तो इसे इंटू कर देते हैं 2। ये तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों दो दीवारों का एरिया, कौन कौन सी का, इस वाली दीवार का, और जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही इस वाली दीवार का होगा। ठीक है जी, दो दीवार का एरिया निकला। और मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को बेखूबी समझते होंगे कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है सारी दीवारों का एरिया, है ना। अब आ जाइए यहां, बहुत ध्यान से समझिएगा, नजर हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। यहां मेरे बच्चे यहां से ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली, ये कितनी होगी, बल्कि इधर गलत ले रहा हूं मैं, ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो ये समझाई थी, ये लेंथ 10 है पूरी, तो ये सेंटर से ये वाली लेंथ कितनी आएगी 5। भाई 3D है ना, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये हाइट है 12, ये आ गई 5। और मेरे बच्चे जो ये वाली लेंथ कहलाएगी, ये इसकी क्या कहलाएगी, स्लैंट हाइट, ये इसकी क्या कहलाएगी, स्लैंट हाइट। तो अगर आप थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करें तो ये 5 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, ये हाइट 12, ये बेस 5, ये 5 है, ये 12, तो ये कितनी आएगी 13, ये कितनी आएगी 13, है ना। इसका मतलब अगर मैं अब ये वाली ट्रायंगल बना लूं, ये वाली ट्रायंगल बना लूं, अरे ये वाली ट्रायंगल मैं बना लूं मेरे बेटे, तो इस वाली ट्रायंगल में बेस की लेंथ कितनी है 18, और जो ये हाइट डाली गई है स्लैंट हाइट, इसे परपेंडिकुलर डालनी है, इसकी लेंथ कितनी 13। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही इसके पीछे वाली का होगा, इंटू 2, 2 से 2 कर देंगे, ये आंसर आ गया। तो 13 8 18 30 54, है ना, और 18 कम 18 और 5 23, 234। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाली दीवार का जो एरिया है,
इस वाली दीवार का जो एरिया है इस वाली दीवार का जो एरिया मेरे बच्चे, जो ये नए कलर में आपको दिखाई दे रही है, इसका एरिया भी निकाला था, कितना है 234, है ना। तो मेरे भाई इसका एरिया 234, इसका एरिया है 234, ठीक है जी। और इसका एरिया निकालें, 2 से 2 कटा 15 धाइन 185 आया 150, 150 जमा 234 करोगे 4, 5 3 8 2 1 3, 384। इसका मतलब इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा ना मेरे बच्चे, वो होगा 384। सारी दीवारों का एरिया, सारी दीवारों का जो एरिया होगा वो होगा 384 मेरे प्यारे बच्चों। कितना होगा? 384। अब उसने पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे बच्चे क्या? लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया जी 384 प्लस बेस एरिया। बेस क्या है जी? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 18 गुना 10 180। अब जोड़ोगे तो 4 8 8 16, 3 1 4 1 5 564 मीटर या क्यूबिक जो भी है स्क्वायर। तो यानी इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा मेरे बच्चे 564 वर्ग सेंटीमीटर, 564 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है भाई मेरी बात? है ना? पहले यहां से समझो, आप इसे बनाओ, समझो दिमाग में। फिर इसको समझो। अब कुछ भाई कहेंगे जी लेटरल सरफेस एरिया का तो फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट। लेकिन समस्या ये है कि वो तब होता है जब बेस जो हो वो एक रेगुलर फिगर हो। रेगुलर फिगर मतलब जिसके अंदर एक इन सर्कल बन सकता है। जहां रेगुलर फिगर नहीं है वहां फार्मूला अप्लाई नहीं होगा मेरे दोस्त। लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस का वहां फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए अलग तरीके से बताया है ना, कि जहां पे फिगर बनेगी अलग डिफरेंट बेस अलग होगा, यानी बेस ऐसा हो जिसके अंदर इन सर्कल खींचा जा सकता हो, तब तो फार्मूले लगेंगे, अदरवाइज नहीं। अब अगर इसका पूछा जाता वॉल्यूम बता दो, तो वॉल्यूम बेहद आसान था जी। अगर वॉल्यूम की चर्चा करें मेरे बेटे, तो वॉल्यूम में क्या आना है? तो आप कहेंगे जी वॉल्यूम में आ जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो देखिए 1/3 बेस एरिया क्या है भैया? तो बेस एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 18 गुना 10, ये तो हो गया बेस एरिया। और हाइट दे ही रखी है उसने 12, गुना कर देंगे आंसर, 3 6 18, 12 6 72, 720। अगर वॉल्यूम पूछता तो 720 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए आपसे पेपर में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अच्छा गूगल खोल देगा। देखिए मेरे बच्चे, आपसे पेपर में क्या क्या पूछ सकता है। आपसे स्क्वायर पूछ लेगा, यानी वर्ग दे देगा, उस आधार पे पूछ लेगा। रेगुलर हेक्सागन दे देगा, रेगुलर ऑक्टागन दे देगा, यानी रेगुलर पॉलीगन दे देगा, क्योंकि हर एक रेगुलर पॉलीगन में सारी साइडें इक्वल होती हैं, है ना। तो यहां पे भी पूछ सकता है। ट्रायंगल भी दे सकता है, कोई भी, जरूरी नहीं इक्विलेटरल, क्योंकि ट्रायंगल में इन सर्कल बनता है, सारी साइडों को टच करने वाला सर्कल बनता है ना।
इसलिए फिगर देगा। तो आपको कुछ नहीं, इन फिगर में जहां पे भी सर्कल बन सकता है अंदर, सॉरी माफ करिए, जहां सारी भुजाओं को टच कर सकता है वहां हमारे रेगुलर फार्मूले सारे अप्लाई होंगे, जहां टच नहीं कर सकता वहां अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है? अब थोड़ा आगे आते हैं। एक विशेष फिगर है जिसका नाम है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन हिंदी में से हम कहते हैं सम चतुष्फलक। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पिरामिड। ये भी एक पिरामिड ही प्रकार की चीज है। ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का पिरामिड ही है। ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का पिरामिड ही है। अगर ये एक प्रकार का पिरामिड है मेरे बच्चे, तो कहानी ये है कि पिरामिड है कैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए अगर बेस कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, मान लीजिए बेस कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। 3D फिगर बना रहा हूं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए बेस कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल, ये भी ए, ये भी ए, ये भी, हाँ है ना। और अगर इसके ऊपर एक पिरामिड बनाया जाए, लेट से मैं यहां एक पिरामिड बनाऊं, मैंने यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस लिया और इसके ऊपर एक मेरे बच्चे पिरामिड बना दिया। अगर इस पिरामिड में, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस पिरामिड में इसकी जो ये स्लैंट एज है ये भी ए ही साइज के हो, ये भी ए ही साइज के हो जाए, तो इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्यों कहते हैं समझना। सम चतुष्फलक हिंदी से समझाऊंगा। मतलब है सम माने समान, चतुष माने चार, फलक माने किनारे, मतलब फलक माने फेसेस। जैसे ध्यान से अगर आप देखें तो बेटा ये वाली एक ट्रायंगल ले लो, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। थोड़ा डाउन करते हैं ताकि साइडों की लेंथ दिखाई दे। ये भी मेरे बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि गौर से देखोगे तो सारी साइडें ए ए है, हाँ है ना, पक्का। ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। गौर से देखेंगे तो इसकी भी सारी साइडें क्या है, ए ए ए है। दो फेसेस हो गए। यहां ध्यान लगाएंगे मेरे बच्चे तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके भी सारे फेसेस आपस में इक्वल है, हाँ है ना। और मेरे बच्चे एक ट्रायंगल ये है। एक ट्रायंगल ये, इसके भी गौर से देखोगे तो सारे फेसेस ए ए ए। तो कितने फेस इक्वल हो गए? चार फेस इक्वल हो गए भाई। तीन तो ये दीवारें हो गई, एक तो ये वाली दीवार, एक देखो, एक तो ये पूरी बड़े वाली दीवार, एक ये पूरी बड़े वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, और एक हो गया बेस। तो जब चारों फेसेस सेम हो, यानी चारों की चारों मेरे प्यारे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, यानी तीनों तो दीवारें और जो आधार है फर्श है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सेम साइड हो सबकी, तो ऐसी पिरामिड को मेरे प्यारे बच्चों हम टेट्राहेड्रन नाम दे देते हैं। जी शुभम भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये रिकॉर्डेड क्लास है और आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ दीजिए, आप अपने घर पे बैठिए। ऑक्टागन का वॉल्यूम कितना होगा विजेता? बेटा एक बात होता, अगर मैंने ऑक्टागन का वॉल्यूम, ऑक्टागन बेटा 2D फिगर है, ऑक्टागन का एरिया होता है, वॉल्यूम थोड़ी होता है। आशीष कह रहा मुझे लाइव नहीं लग रहा। संगीता क्या हुआ? तू बता क्या हुआ बेटा। अजीत भाई चलो पहले तुम्हारा जवाब ही दे दे। गुड मॉर्निंग भाई अजीत,
शिवानी फिगर्स फिर से समझाइए बेटा। अब क्या बताऊं मैं फिगर में, तू बता। फिर से बता देंगे। छोटे टाउन में मेरा ये फ्रेंड आपके लाइव वीडियो का कोचिंग खोले को सोच रहा है, क्या खोल सकता है? नहीं, इवनिंग में क्लास है सर। हाँ है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास होगा, बिल्कुल होगा। बैंकिंग के लिए बिल्कुल करा देंगे विशाल बेटा दिवाली को। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ये क्या है महेश? ये कौन सी कहानी पढ़ रहा? दशहरे की राम राम। ओके सर समझ आ गया। सर आपका माइक खराब हो गया, नॉइज बहुत आती। नहीं भाई नॉइज नहीं आती, मेरे जुकाम हो रहा, बार बार ऐसे करता हूँ वो आवाज आती। ऑक्टागन में हराम खोर, ऑक्टागन में रेडियस इन रेडियस का भी फार्मूला लिखवा रखा है, सर्कम रेडियस का भी फार्मूला लिखवा रखा है, एरिया का भी फार्मूला लिखवा रखा है। ये बताओ जब पॉलीगन पढ़ा रहा था तो पॉलीगन में किसी भी पॉलीगन की इन सर्कल रेडियस का फार्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया? तो ऑक्टागन क्या पॉलीगन है? जहां एन लिखते थे वहां 8 लिख दोगे बस, और जो एंगल होगा उसकी वैल्यू उसको देनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि अपन हवा में निकाल लेंगे वैल्यू। सर बाद में भूल रहे हैं भाई, भूल तो सभी रहे। आप सिर्फ पढ़ो, टेंशन ना लो। आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। अच्छा और कैसे करें रिप्लाई, तू बता। अब इतनी तेज कमेंट आने लग गए। शाम को क्लास रखेंगे, जिसको छुट्टी करनी कर लेना यार। कल यार मैंने क्लास पूरी कहाँ ली, शाम को आधी तो ली, 7, 10, 7, 15, 20 पेज तो छोड़ ही गया था मैं। आज उसको कल वाली भी तो रिकवरी करेंगे यार। दिवाली भी छुट्टी देंगे भाई, अभी मत परेशान करो छुट्टी उट्टी के लिए। देखो मेरे बच्चे रहते गांव में है, तो मैं दिवाली पे 7-8 दिन उनके साथ वहां रह के आऊंगा। आप लोग भी अपने घर पे एंजॉय करना दिवाली पे। कौन दशहरा साला मना रहा आज के टाइम में? दिल्ली में ना रावण जलना ना कुछ, रामलीला हो रही, कुछ तो हो नहीं रहा कोरोना के चक्कर में। करोगे क्या छुट्टी लेके? फिल्में देख नहीं सकते, सिनेमा में कोई नई फिल्म आ नहीं रही। अब खुश हो गए भाई, लाइव है कि नहीं है? कल शाहरुख खान के लड़के की जमानत कैंसिल हो गई, 20 तारीख को उसकी जमानत पे फैसला आएगा। और बताओ भाई क्या न्यूज दो तुम्हें लाइव का बताने का? चलिए आ जाइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 इक्वल फेसेस बन गए। तो जब कोई ऐसा पिरामिड हो जिसके 4 इक्वल फेसेस बन जाए तो हम टेट्राहेड्रन कहते हैं, और ये 4 केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही बन सकते हैं। अब आइए आगे, वॉल्यूम क्या होगा? तो भैया जी वॉल्यूम रहे क्या? तो भाई पिरामिड है, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 बेस एरिया, बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए स्क्वायर इनटू हाइट। अब ये बड़ी लड़ाई, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। यहां बेस में जो सर्कल बनाओगे, ये क्या करवा रहे हो तुम? यहां जो सर्कल बनाओगे उस सर्कल की रेडियस तो निकाल ही दोगे। हाँ आप कहोगे जी हाँ इन सर्कल की रेडियस होगी a/2√3। हाँ है ना? अब थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सेंटर से इसके सर्कल के सेंटर को मिलाएंगे, वो क्या कहलाएगी? आपकी हाइट। हाँ है ना? वो क्या कहलाएगी भाई? हाइट। वो क्या कहलाएगी? हाइट। सर्कल ठीक से बना देंगे। बेसिकली क्या है ना बच्चों, सर्कल बनेगा नहीं, 3D फिगर, समझा करो बात को। ये हो गई आपकी हाइट। हाँ जी, ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्लैंट हाइट, और ये हो गई आपकी इन सर्कल रेडियस। ये इस पे 90 डिग्री बनेगा। ये हाइट हो गई, इन सर्कल रेडियस होगी, स्लैंट हाइट होगी। हाँ है ना? अब अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे यहां पे, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर इसको बना दूं, ये डॉटेड वाली लाइन के ऊपर से घुमा रहा हूं मैं, ये वाली ट्रायंगल ले लूं आपको समझाने के लिए। मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूं, रेड कलर वाली, आराम से सिर्फ सोचिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इस बात को,
तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आपने खींचा हुआ है ना, ये 3D फिगर है इसलिए पता नहीं चलेगा। ये जो स्लेंट हाइट होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ये साइड ए है, ये दीवार भी ए होगी, ये दीवार भी ए होगी, हाँ है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, हाँ है ना। तो जो आपकी स्लेंट हाइट है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ही तो बना, और एल्टीट्यूड की लेंथ होती है √3/2a। यानी मेरे बच्चों ये वाली जो लेंथ है इसकी लेंथ होनी है √3/2a। जिनको विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा वो या तो कोई कार्डबोर्ड काट वाट के तब बना के देखे, नहीं तो फिर इसके फार्मूले याद रख लें। अब हमें फार्मूला ये याद है कि भाई L² बराबर होता है H² + R²। L की वैल्यू √3/2a, तो वर्क करेंगे तो 3/4a²। R की वैल्यू ये a/2 √3 वर्क करेंगे तो a², 2 का वर्क 4, तो ये 12। तो H² की वैल्यू आ जाएगी 3/4 a² माइनस a²/12। एलसीएम लोगे 12, 4 12, 3 3 9 a² माइनस a², है ना। तो H² की वैल्यू आएगी 8 a²/12, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो H की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, स्क्वायर रूट इधर लाओगे तो √2/√3a। समझो जी इसे। कर पाए मेरे बच्चे यहां तक? हाँ है ना। अब देखिए हाइट निकल के आ गई √2/√3a। इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी टेट्राहेड्रन की जो हाइट होती है वो होती है √2/√3a। जो स्लेंट हाइट होती है वो होती है √3/2a। क्लियर है। और स्लेंट एज, तिर्यक किनारा जो होता है वो a। ये तिर्यक किनारे ही तो है सारे, हाँ है ना, ये a होता है। वॉल्यूम होता है मेरे बच्चे क्या, 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4a² इंटू हाइट, हाइट है √3/2, सॉरी √2/√3a। √3 से √3, a² को ऐसे क्या a³ √2/4, 12 √2/12a³, √2/12a³ मेरे बच्चे। तो टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा वो √2/12a³ होगा। हाँ है ना। अब आते हैं मेरे बच्चे क्या, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। तो बेस पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेस में, तो 3a इंटू स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कितनी होगी, √3/2a।
दो दूनी 4, तो 3√3/4 ए स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब पूछा जाना आपसे क्या, टोटल सरफेस एरिया। देखो मेरे बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया क्या, 3√3/4 ए स्क्वायर प्लस बेस एरिया। भाई टोटल सरफेस में लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। जोड़ोगे तो 3√3 और 1√3, 4√3/4, 4 से 4 काटोगे तो आंसर आएगा √3 ए स्क्वायर। ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया, हाँ है ना। आप कुछ भी ना करके ये चीजें याद रखिए जो मैंने लिखवाई हैं, बाकी कुछ नहीं। कि अगर टेट्राहेड्रन शब्द का इस्तेमाल हो तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। टेट्राहेड्रन का स्लेंट एज भी यही होगा और टेट्राहेड्रन की साइड भी यही कहलाएगी, बेस की साइड भी ए ही है। तो एक बार इसको समझे, जल्दबाजी ना करें। अब इस क्वेश्चन को करिए मेरे बच्चे, ये और ही बेहतरीन सवाल। ये जो चिन्हक शब्द लिखा हुआ है ना, फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम जिसे बोल रखा है, इसको पहले समझा देता हूं एक बार। देखिए मेरे बच्चों, ये है मेरे प्यारे बच्चों पूरा कोन। अगर इस पूरे कोन में बेस के पैरेलल अगर कोई हिस्सा काट दे और ऊपर वाले हिस्से को उड़ा दे, अगर ऊपर वाले हिस्से को उड़ा दे, मान लीजिए ऊपर वाला हिस्सा हम काट दें, तो जो बाकी ठोस बच गया ना, मतलब बाकी जो हिस्सा बच गया, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है फ्रस्ट्रम। इसे हम कहते हैं क्या, फ्रस्ट्रम। इसे हम कहते हैं जी फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों छिन्नक, छिन्नक। इसे कहते हैं जी छिन्नक। ये है मेरे बच्चे कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये एच, और ये यहां से यहां तक पूरा पूरा एल नहीं कह रहा हूं मैं, यहां से यहां तक की इस लेंथ को मैं कह रहा हूं एल। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम क्या होगा, किसी छिन्नक का आयतन। हाँ, उल्टी बाल्टी भी हिंदी में कहते हैं इसे, उल्टी बाल्टी, बाल्दी नहीं बाल्टी,
उल्टी बाल्टी कहते हैं। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² प्लस r² प्लस r इंटू आर इंटू एच, ये रहता है वॉल्यूम। सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करके फिर निकालते, लेकिन इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद रखें। लेटरल सरफेस एरिया जो रहता है वो पाई r प्लस आर इंटू एल होता है। ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया में पाई r प्लस आर एल तो होगा ही, प्लस में भाई ये चारों दीवारों का जो एरिया होगा इसके चारों तरफ जो घूम रही होगी वो तो लेटरल सरफेस हो गया। टोटल सरफेस में नीचे का भी सर्कल का एरिया और ऊपर के भी सर्कल का एरिया। कैपिटल पाई r², ये हो जाना है टोटल सरफेस एरिया, हाँ है ना। अब एक चीज और, अगर मैं यहां से इसके पैरेलल एक लाइन खींच लूं यहां पे, तो आप इस बात को अच्छे से जानेंगे कि सर ये लेंथ थी r, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी यहां से यहां तक की r। ये है कैपिटल R, कैपिटल R में से r हटाएंगे तो ये वाली जो लेंथ बचेगी ये बचेगी r माइनस r। ये h है तो ये भी क्या हो गई h। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो ट्रायंगल बनेगी अब आपकी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी, इसको गौर से देखिए, यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। क्या होगा जी, l² बराबर h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। ये भी यहां से रिलेशन प्रूफ होता है। तो एक बार इस बात को समझिए, इनके फॉर्मूले, फिर स्पीच वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कर लिया भाई। आइए तो अब इस वाले सवाल में करिए कोशिश, फिर मैं कराता हूं। बहुत प्यारा सवाल है। और एक भाई था, वो आज गाली बक रहा था अमन, बस में वो इतनी भयंकर गाली थी मैं बता नहीं सकता। उसने लिखा डैश डैश रोज क्लास लगा देते। तो आप इस बात को समझो कि रोज क्लास लग रही है तो क्वेश्चन कितने हो रहे, बहुत थोड़े हो रहे हैं। एक क्लास में ज्यादा 5 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम, यही तो रेंज निकाल रहा हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ताकि बच्चा खुद से अपने आप एफर्ट कर ले, कम से कम कुछ रास्ता वो पकड़ ले, फिर मैं उसकी उंगली पकड़ के सवाल को ले जाऊं आखिरी तक। तो फ्रस्ट्रेट मत हो यार, लाइफ में सबकी में स्ट्रगल है। मैं जानता हूं एज ए स्टूडेंट आपको दिक्कतें होती हैं, आप परेशान हो जाते हैं छोटी चीजों से, बट संयम बरतिए। पिछला क्लास ओपन नहीं हो रहा भाई, वो कैरेवल ऐप पे है ना, मैसेज डाल दिया अगर ऊपर जो रहता है उसमें, वो अपने आप देखेंगे। आइए, एक भाई कह रहा है रामू
रेनू 7300 से कैसे प्रैक्टिस करें? बेटा कैसे करते हैं प्रैक्टिस? करते रहो सवाल, जो नहीं आ रहे उस पर गोला मार के आगे बढ़ जाओ बस। आइए जी, कह रहा जी एक शंकु है 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर उसकी 20 रेडियस और हाइट है। बनाते हैं जी शंकु। कह रहा भैया जी ये कोई शंकु है, आधार के समानांतर यहां से कहीं से उड़ा दिया है इसको। कहता है जी आधार के समानांतर इसे काट दिया। ठीक है भैया जी। आइए मेरे दोस्तों, अब यहां क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझिए इस बात को। यहां वो ये कह रहा है कि भैया इसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। यानी ये जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है और ये जो हाइट है ये 25 सेंटीमीटर है। इसमें इसके आधार के समानांतर यहां एक छिन्नक काट दिया, मतलब ये यहां से ये काट दिया कोण। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा बचा, ये वाला जो हिस्सा बचा है, ये वाला जो हिस्सा बचा है, कहता है इस हिस्से का जो वॉल्यूम है देखिए, अब ये जो नीचे बना फ्रस्टम कह रहा है जी इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 110 घन सेंटीमीटर। इसका जो वॉल्यूम है मेरे बच्चे वो दे रखा है 110 घन सेंटीमीटर। कहता है जी इसका जो वॉल्यूम है वो 110 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम। एक बार पढ़ के देखिए, ऐसा ही है कि कुछ और है। तो देखो यार, मैं कहूं कि भाई पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहोगे जी देखो सर बड़े कोण का वॉल्यूम होना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई हाँ है ना, आर स्क्वायर एच यहाँ लिख देते हैं। बड़े कोण का वॉल्यूम, बड़े का वॉल्यूम 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 सर, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 का और 25 और हाइट भी 25। बाद में मत पूछना 25 दो बार कैसे लिख दिया, ये आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 5 है तो 5 का और 25 क्या है, ठीक है। ये तो हो गया जी बड़े कोण का वॉल्यूम। और फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या हुआ जी, तो आप कहोगे जी 110। अब मेरे बच्चे मैंने आपको समझाया कि इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसका क्यूब रूट इनकी साइड का रेशियो होगा, जो इनकी साइड का रेशियो होगा उसका क्यूब इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। यानी आपको रेशियो चाहिए तो रेशियो निकालो, काट पीट मचाते हैं। देखिए 22 पंजे 110 आएगा, 5 पंजे 25 आएगा,
तो 25 पांजे 125 आया और 7 ये 21 आया। तो ये आया भाई 125/21। एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूं। अरे मेरे भाई प्रवीण, किसी को कोर्स खत्म कराने की नहीं पड़ी, हद मचा दी वे तुमने तो। देखो कितने सवाल कराए आज, गिना तो साले दूसरे पे तुरंत इल्जाम फेंक देते हो। 7वां सवाल कराया भाई, ठीक है, ये 7वां ही चल रहा है, मतलब 17वां था सॉरी। 18वां कराया भाई उसके बाद, ये 18वां हुआ 2 सवाल, ये 19वां हुआ 3 सवाल, ये 20वां 4 सवाल, और मेरे भाई ये 5वां सवाल चल रहा है। टाइम हुआ 8:54। पिछले 54 मिनट में 5वां सवाल अभी खत्म भी नहीं कराया। तुम कह रहे हो सिलेबस खत्म कराने की लग रही है, एकदम मचा रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, नंबर 1 टाइप के लौंडे हो तुम। करो भी ध्यान से, साला इतना टाइम दे के भी तुम्हें ये लगता है जल्दी पढ़ा रहे हैं। जल्दी वो होते हैं जो एक क्लास में 20 सवाल खत्म करा दें। भाई एक बात बताओ दीपेश जी मुझे, कि भाई बड़े कोण का वॉल्यूम निकालने में आपको कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी नहीं है। भाई बड़े कोण का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r² h, इसमें क्या दिक्कत है? अब ये बताओ, फ्रस्टम का वॉल्यूम उसने सवाल में खुद दे रखा है 110, तो मैं अगर उनका रेशियो निकालना चाहूं तो इसमें क्या बुराई है? आप कहें जी रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दे दो फिर उस आंसर पे ले आऊंगा मैं। तो ये रेशियो आया 125/21, कैलकुलेशन आपको आती होगी। मतलब ये बना कि बड़े कोण का फ्रस्टम से जो वॉल्यूम है वो आया 125/21। बड़े कोण का फ्रस्टम से जो वॉल्यूम है वो 125/21 है, हाँ है ना। इस बात का अर्थ ये हुआ कि अगर मैं अब यहां पे आ जाऊं आपके साथ चर्चा में और इसको मिटा दूं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि सर अगर पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम, कि अगर पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम सर अगर 125 है, पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम 125 है, तो उसमें से फ्रस्टम का वॉल्यूम तो मात्र 21 है। तो 125 में से 21 घटा देंगे, बचा 104। तो यानी 104 वॉल्यूम किस चीज का है? तो आप कहेंगे इस छोटे वाले कोण का। अरे हाँ है ना, तो छोटे वाले कोण का वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 104 आ जाएगा। भाई पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम 125 है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम 21 आ रहा है रेशियो में, हाँ है ना। तो 125 में से फ्रस्टम का 21 हटा देंगे तो ये बचेगा 104। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं और आप समझदार हैं, तो भाई क्या क्या बात ये बनी कि बड़े कोण का वॉल्यूम 125 यूनिट आया, तो छोटे कोण का वॉल्यूम क्या हुआ? तो आप कहेंगे 104। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके वॉल्यूम का रेशियो है ये, तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा? तो इनकी साइड का रेशियो होगा वॉल्यूम का क्यूब। भाई वॉल्यूम का रेशियो ये है, तो साइड का रेशियो क्या होगा? क्यूब। तो क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, तो 125 का क्यूब रूट 5 और 104 का क्यूब रूट 4। यह निकलेगा ही नहीं? तो आप कहेंगे सर निकलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इनकी साइडों का जो रेशियो होगा 5:क्यूब रूट 104 होगा। साइड से मेरा मतलब है हाइट हो, लेटरल हाइट हो या रेडियस हो, ये साइड से मेरा मतलब होगा, है ना। समझो भाई, इसको आगे मत बढ़ो, पहले समझो।
वगैरह के। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 यूनिट बड़े सर्कल की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यूब रूट 104 यूनिट छोटे सर्कल की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरे भाई बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 यूनिट, भाई बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर थी ना मेरे बेटे, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 सेंटीमीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो इतनी यूनिट की वैल्यू क्यूब रूट 104 सेंटीमीटर। इसका ना जो छोटा कोण होगा, जो छोटा कोण होगा उसकी रेडियस होगी क्यूब रूट 104 सेंटीमीटर। 104 को आप लिख सकते हैं 13 8 104, 13 8 104, 8 का तो क्यूब निकल जाएगा भाई, 8 गुना 13 लिख सकते हैं, और यहाँ क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट क्या हुआ 2, तो 2 क्यूब रूट 13 लिख सकते हैं। तो आंसर आप लिख देंगे 2 क्यूब रूट 13। दैट इज ऑल योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है, हाँ है ना। सवाल कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा। ऑप्शन की मार दो गोली, ठीक है, करिए जी। ठीक है, आइए करें जी। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बॉन्ड ऑन ए सिलेंड्रिकल टैंक हुज बेस डायमीटर एंड हाइट आर 5:1/11 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए यार दोस्तों, ये कोई सिलेंड्रिकल बर्तन है, ठीक है, और कहता है कि इसका जो डायमीटर है वो है 5/1/11, यानी इसका जो डायमीटर है मेरे बच्चे वो है, डी की जो वैल्यू है 11×5 = 55 और एक 56/11 सेंटीमीटर, 56/11 सेंटीमीटर, हाँ है ना। और इसकी जो हाइट है वो है 48 सेंटीमीटर, हाइट है मेरे भाई 48 सेंटीमीटर। किसी भैया को दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं, इसकी हाइट है 48 सेंटीमीटर। ये क्यों नाराज हो रहा है? कहता है जी इस टैंक के चारों तरफ हमें एक धागा लपेटना है। धागा लपेटना, उसको ध्यान से सुनिएगा कैसे लिपटा जाएगा, पुल तो बनेगा नहीं ये।
धागा इस तरीके से लपेटना है, इस तरीके से धागा लपेटना है। क्लियर है जी? मतलब ये बेलन के चारों तरफ घूमना है। अगर ये बेलन है, अगर ये मान लीजिए बेलन है यहाँ से ऊपर का, तो यहाँ इसका एक सिरा बंधेगा और फिर ये इस तरह से घूमता 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 4 चक्कर लगा के टॉप सिरा इसका यहाँ बनेगा। यानी धागे का एक सिरा यहाँ बंधेगा तो दूसरा सिरा यहाँ बनेगा, ऐसा सवाल में कह रहा है। यानी एक सिरा अगर ये नीचे बांधा है तो दूसरा सिरा मेरे बच्चों यहाँ ऊपर बांध देना है इधर। अब सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए भाई कितने सेंटीमीटर लंबे धागे की जरूरत होगी ताकि वो 4 चक्कर पूरे लगा दे। मैं इसको थोड़ा ऐसा बना देता हूं जो देखने में प्रेजेंटेबल लगे आपको। पीछे का तो आप डॉटेड डॉटेड समझ नहीं पाएंगे क्या है, लेकिन आप यहां से समझने की कोशिश करिएगा। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, ऐसे समझिए। अब कहानी क्या है वो भी समझाता हूं, एक बार आप इतनी बात को समझिए। आइए मित्र, अभी तन लाइन दिखाई दे रही होगी कि नहीं? बहुत मुश्किल है दिखाई देनी। अब तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। देखो यार दोस्तों, इसके ऊपर जो लाइनें दिखाई दे रही है समझिए ऐसे, ठीक है। धागे का जो एक सिरा है वो तो बंधा होगा मेरे भाई यहाँ पे, धागे का एक सिरा तो बंधा होगा यहाँ पे और दूसरा सिरा बंधा होगा यहाँ, और ये ऐसे घूमता 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 इसके टॉप पे आ जाएगा। जब मैं इस बेलन को इस तरह से खोल दूंगा, जब मैं इस बेलन को इस तरीके से खोल दूंगा, है ना, तो आप देखेंगे 4 लाइनें मतलब 4 लाइनें सीधी सीधी दिखेंगी, ऐसे 4 लाइनें सीधी सीधी दिखेंगी, है ना। यानी अगर मैं इस सिलेंडर को खोल दूंगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी मेरे भाई? रेक्टेंगल बन जाएगी। तो ये बन जाएगी रेक्टेंगल। और जब ये रेक्टेंगल बनेगी तो जितनी इस बेलन की सरकमफ्रेंस थी, जो इस बेलन की सरकमफ्रेंस थी वो इसकी हो जाएगी चौड़ाई, है ना। और जो इसकी ऊंचाई थी वो हो जाएगी ये लेंथ 48। बात समझ में आ रही है? ये लेंथ आ जाएगी इसकी 48। तो जब इसकी सरकमफ्रेंस खुलेगी तो इस बेलन की सरकमफ्रेंस क्या होगी? आप कहेंगे जी 2 पाई आर। पाई का मतलब 22/7 और 2 आर का मतलब डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू 56/11। 11 दूनी 22, 7 8 56, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये जो लेंथ है ये आएगी मेरी 16 सेंटीमीटर। ये जो मेरी लेंथ है ये कितनी आएगी मेरे भाइयों? 16 सेंटीमीटर। अब जब इसको खोलोगे तो 4 स्ट्रेट लाइनें आपको इस तरीके से इस पे दिखाई दे रही होंगी। 4 स्ट्रेट लाइनें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। पहली लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, तीसरी लाइन ऐसे। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गई। और चौथी लाइन ऐसे। ये 4 लाइनें इस तरह से आपको दिखाई देंगी। जब इस पेज को मोड़ोगे तो यही लाइनें घर पे करके देखना, ऐसे पेज लेना और उसके ऊपर ऐसे लाइनें खींचना। जब पेज को मोड़ोगे, जब आप पेज को मोड़ोगे मेरे बच्चों, तो आपको ऐसे लगातार धागा चलता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये सिरे इस सिरे के साथ मैच हो जाने, ये सिरे इस सिरे के साथ मिल जाने। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये सिरे इस सिरे के साथ मिल जाने। क्लियर है मेरी बात? अब आ गई। अब एक बात बताओ, ये 4 बराबर हिस्सों में बटेगी।
48 है, 48 के 4 बराबर टुकड़ों करोगे तो ये लेंथ कितनी आएगी 12। हाँ है ना, ये 16, ये राइट एंगल है, 12 16 तो ये लेंथ कितनी आएगी 20। अब जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी होगी। हाँ है ना, उतनी ही लेंथ इसकी होगी और मेरे भाई उतनी ही लेंथ इसकी होगी। क्या किसी भाई को दिक्कत है? 20 है, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। किसी भैया को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो खुल के मुझे अपनी बात बताए। हाँ है ना। अब कह रहा है जी धागे की टोटल लंबाई कितनी बनी, तो 20 20 40 20 60 और 20 80, यानी 80 सेंटीमीटर लंबे धागे की हमको जरूरत बबुआ पड़ेगी। 80 सेंटीमीटर लंबे धागे की जरूरत हमको पड़ेगी, ये हमारा सवाल। ठीक है जी, घर पे बनाना तब समझ आएगा। कह रहा है जी रूम 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर हाई, हैव टू विंडो ऑफ दिस 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 दिस। देखिए यार दोस्तों, एक कमरा है और उसमें 3 खिड़कियाँ, उसकी दीवारों का साइज दे रखा है 6 मीटर ब्रॉड। ये कहता है जी इसमें 2 खिड़कियाँ और एक दरवाजा है। कहता है चारों दीवारों पे कागज चिपकाना। तो सबसे पहले हम चारों दीवारों का एरिया निकाल लेते हैं, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि कागज चिपकाना दीवारों पे उसका फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। तो 8 6 14, 3 दूनी 6, 14 6 84। तो एरिया आया मेरे भैया 84 वर्ग मीटर। एरिया आया जी 84 वर्ग मीटर। हाँ है ना, एरिया आया मेरे बच्चों 84 वर्ग मीटर। कहता है जी इसके अंदर 2 तो खिड़कियां हैं, 2 खिड़कियां हैं। एक खिड़की का जो साइज है 3/2 गुना 1 है। इतना लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, एक खिड़की है। तो आप जानते खिड़की के ऊपर तो कागज नहीं चिपकेगा ना। गलत बता दिया क्या? नहीं, लंबाई चौड़ाई, लंबाई 8 ही है, चौड़ाई 6 ही है, ऊंचाई 3 है। ठीक था, आराम करो, बातें बना रहे हो। हाँ, तो 3/2 गुना 1 करेंगे तो ये आएगा 3/2, तो इसका एरिया आएगा 3/2। तो एक खिड़की का एरिया इतना है, तो खिड़कियां हैं कितनी? 2। तो 2 खिड़कियों का एरिया आया 3। ये खिड़कियों का एरिया होगा। कहता जी एक दरवाजा है, दरवाजे का एरिया 2 मीटर इंटू 1:1/2, यानी 3/2। तो दरवाजे का एरिया है 3। तो 84 में से 6 गया 78। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो है 78 मीटर स्क्वायर। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया 78 मीटर स्क्वायर है, जिस पे कागज चिपकना है, मेरी बात समझ रहे हो, जिसके ऊपर कागज चिपकना है, क्योंकि सारी दीवार के एरिया में से हमने खिड़की का 2 खिड़कियों का एरिया हटा दिया, उसके अलावा एक आपका दरवाजे का एरिया हटा दिया, तो बाकी जो एरिया बचा उसके ऊपर मेरे बच्चों हमको क्या लगाना है? कागज लगाना है। और जो कागज है वो एक रेक्टेंगुलर कागज होगा, मतलब कागज का एरिया इसी एरिया के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इतने एरिया पे कागज लगाना है। हाँ है ना। तो सवाल में कह रहा है कि जो कागज है वो 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो भैया 50 सेंटीमीटर चौड़ा है तो लेंथ मान लेते हैं L। तो जो कागज है उसकी लंबाई L है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा है और बाकी मीटर में है। तो 50 सेंटीमीटर को क्या करो भाई, मीटर बना दो, तो 1/2 मीटर बन जाएगा। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई होगी, तो लंबाई गुना चौड़ाई। यानी अगर मान लीजिए ये कागज है जो हमें सारी दीवारों पर चिपकाना है, इस कागज को चिपकाना है, तो इसकी लंबाई L है और कह रहा है जी चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, यानी 1/2 मीटर। तो इस कागज का एरिया उतना ही होना चाहिए जितना उस बाकी दीवारों का एरिया है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा और ये बराबर 78 है। तो लेंथ आ जाएगी 2 8 16, 2 7 14 और 1 15।
तो 156 मीटर। इसका मतलब 156 मीटर लंबे कागज की हमें जरूरत होगी। 156 मीटर लंबे कागज की हमें जरूरत होगी। 156 मीटर लंबे कागज की हमें जरूरत होगी, हाँ है ना। 156 मीटर लंबे कागज की हमको जरूरत होगी और कागज का जो रेट है वो 25 पैसे प्रति मीटर है। तो 25 पैसे के रुपए बनाएंगे तो भैया 25 पैसे के बटे 100 करेंगे तो रुपए बनेगा 1/4। तो 39 रुपए का खर्चा आएगा भाई सारे कागज पे लगाने, क्योंकि कितने मीटर लंबा कागज था और एक मीटर लंबे कागज की कॉस्ट 25 पैसे यानी 1/4 रुपए। तो इतने कागज की हमको जरूरत मेरे बच्चों होगी। समझ पाए? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आइए जी दोस्तों, देखिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सवाल समझिए। कहता है एक बेलन की ऊंचाई इतनी है और आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। बेटा समझना पड़ेगा सवालों को, बहुत ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है, बस आपको बशर्ते समझ के चलना पड़ेगा। देखिए यार, कहता है जी ये कोई बेलन है, इस बेलन की इस बेलन की इस बेलन की कहता है ऊंचाई 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, और इसकी बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर। रेडियस है जी 14 सेंटीमीटर। रेडियस है मेरे भाई 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जी 0.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तार है जो इसके ऊपर चिपकाया गया, मतलब इसके ऊपर लगाया और वो तार इस तरह से लपेटा गया कि उसने इसकी पूरी सतह को ढक लिया है, पूरी सतह को ढक लिया है। अब आप बात समझने की कोशिश करिए सो दैट आप बढ़िया से चीजों को समझ पाए। जैसे आपने बैट का हत्था देखा है, ये बैट है, बैट का हत्था देखा है ना, बैट के हत्थे पे क्या होता है, धागे लिपटे रहते हैं और ये धागे इस तरीके से लिपटते हैं, इस तरीके से लिपटते हैं कि इसके पूरे सरफेस को ढक लेते हैं। इसके पूरे सरफेस को मेरे बच्चे ढक लेते हैं, बैट का सरफेस को। तो यही यहाँ पे भी हमें काम करना है कि वो धागा ही लपेटना है, समझो भाई। धागा जो होता है वो भी तो बेलनाकार ही होता है, हाँ या ना। देखो ये धागा दिखाई दे रहा है बैट पे, ये वाला जो है, ये धागा दिखाई दे रहा है, ये धागा लिपटा हुआ है इसके ऊपर, बैट के ऊपर ऐसे ऐसे करके। तो ये जो धागे लिपटे हुए हैं बैट के ऊपर, धागे जो लिपटे हुए हैं इसके पूरे सरफेस को ढक लेते हैं, हाँ है ना। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? तो जो ये पूरा सरफेस को ये धागे ढक ले रहे हैं, तो सवाल में कह रहा है कि कितने मीटर लंबे धागे की जरूरत होगी जो इसके सारे सरफेस को ढक लेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि एक बार धागा है वो कितने एरिया को ढकता है, यानी उस धागे की कितनी मोटाई है, क्या उसका डायमीटर है। आप देखोगे तो धागा भी तो बेलनाकारी होता है, कोई चकोर थोड़ी होता है, वो भी सर्कुलर शेप का होता है। तो एक बार जब वो धागा आप लपेटोगे तो उसकी क्या मोटाई है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, ये सब हमें बताना। जैसे अगर मैं समझाऊं तो एक बार धागा लपेटेंगे ना तो उतनी जगह कवर करेगा जितना उसका डायमीटर। मान लेते हैं इतनी जगह कवर कर ली एक बार लपेटने। देखिए यार, जैसे
इसी हत्थे को रखता हूं मैं यहाँ पे, ये धागा ही समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो ये एक बार में कितनी जगह कवर कर रहा होगा? जितना इसका डायमीटर है, जितना इसका डायमीटर है उतनी जगह कवर करने लग रहा होगा। टच तो ये किसी एक पॉइंट पे हो रहा होगा, लेकिन ये उतनी जगह कवर कर रहा होगा जितना इसका डायमीटर होगा, यानी उतनी जगह को छिपा लेगा। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? तो भाई धागे का जो डायमीटर है सवाल ने रखा है वो कितना है बाबू? तो कह रहा है जी 0.25 सेंटीमीटर रेडियस है। तो रेडियस 0.25 है। मैं इस बात को थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि वो धागा साफ दिखे आपको। तो रेडियस 0.25 है, तो एक चक्कर में ये इसका डायमीटर 0.25 का डायमीटर है 0.5, इतनी जगह को ये कवर करेगा। यानी हर चक्कर में 0.5 सेंटीमीटर जितने स्पेस को कवर करता चला जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर स्पेस को कवर करता चला जाएगा। तो ये बताओ 120 सेंटीमीटर चौड़ा स्पेस है और हर बार में 0.5 सेंटीमीटर स्पेस को कवर करेगा, तो कितने चक्कर लगाने होंगे? तो आंसर होगा जी 240 चक्कर। तो 240 चक्कर उसको लगाने होंगे तो ये सारा मामला सुलझेगा। 240 चक्कर उसे लगाने होंगे तो ये सारा मैटर सुलझेगा। एक बार समझो इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। करिए जी। अब आ गया, ये मेरी बात को सुनिए। यानी 240 चक्कर लगाने होंगे तब ये धागा इसकी पूरी सतह को ढकेगा, क्योंकि एक चक्कर में इतनी जगह ढक लेता है। तेरी एक चक्कर में ये इतनी जगह ढक लेता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक चक्कर में ये इतनी जगह ढक लेता है, इतनी जगह ढक लेता है। कितनी जगह ढक लेता है भैया? ये ढक लेता है इतनी सारी जगह। एक चक्कर में इतनी सारी जगह ढक लेता है, तो कितने चक्कर इसे लगातार लगाने होंगे कि ये पूरा मैदान ढक जाए? तो एक चक्कर में 0.5, तो 120 सेंटीमीटर ढकने के लिए 240 चक्कर इसे लगाने होंगे। अब हमें ये देखना है कि यार एक चक्कर लगाएगा तो कितने मीटर लंबे तार की जरूरत हुई। तो देखिए यार, अभी जो बात हो रही थी वो तो थी धागे की तार की, धागे का डायमीटर। तो धागे का डायमीटर था कितना मेरे भाई? 0.25। तो रेडियस, तो उसका डायमीटर था 0.5। अब हमें इस हत्थे पे लपेटना है धागा। अगर हमें इस हत्थे पर धागा लपेटना है, अगर हमें इस हत्थे पर धागा लपेटना है मेरे भाई, इस हत्थे पे, उतार दे ग्रिप। देखो, अगर इस हत्थे पे हमें धागा लपेटना है तो कितने धागे की जरूरत होगी? जब एक बार धागा यहां से लिपट के यहां आएगा, यानी जो ये बेलन दिखाई दे रहा है, इस बेलन के सरकमफ्रेंस जितने मीटर लंबे धागे की जरूरत होगी, इस बेलन के सरकमफ्रेंस जितने धागे की जरूरत होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? पक्का? आइए आगे। तो इस बैट के हत्थे की, यानी इसकी सरकमफ्रेंस कितनी? तो आप कहेंगे जिसकी सरकमफ्रेंस हुई 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 14 सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर में इतने सेंटीमीटर लंबे धागे की जरूरत होगी, और हमने इसके ऊपर चक्कर कितने लगाए भाई? 240। तो 240 चक्कर में कितना गुना 240? क्या मेरी बात समझ पाए? अरे हाँ है ना? तो 7 दूनी 14, बस सोल्व कर देंगे उतनी हमारी वैल्यू आ जाएगी। एक तो तरीका है मेरे बच्चों ये, एक बार उतारो फिर मैं दूसरे तरीके से भी इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। आप कहें जी दूसरा तरीका क्या है?
तो दूसरा तरीका यह है बउआ, समझो, आज जैसे पिछला सवाल किया ना, सेम वैसे ही ये वाला सवाल कर लो। जैसे पिछला सवाल किया है सेम वैसे ही ये वाला सवाल कर लो। कैसे? कि भाई हमें जो धागा लपेटना है वो इसके टोटल इस वाले लेटरल सरफेस के ऊपर लपेटना है। जो धागा हमें लपेटना है मेरे बच्चे, जो धागा हमें लपेटना है वो तो इस लेटरल सरफेस पे लपेटना है, इस वाले पे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो ये बेलन है, तो बेलन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा जी? 2πRH। 2πRH, ये हो गया मेरे दोस्तों इसका लेटरल सरफेस एरिया। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं, ये इसका लेटरल सरफेस है। यानी इतने एरिया पे हमें धागा लपेटना है। अगर मैं उस धागे को जो बेलनाकारों से ऐसे समझाऊं कि यार देखो धागा एक बार में जो जगह कवर कर रहा होगा वो कर रहा होगा 0.5 सेंटीमीटर लंबी जगह, 0.5 सेंटीमीटर लंबी जगह, तो बताओ कितने मीटर लंबे धागे की जरूरत होगी कि इस पूरे सरफेस को ढक लेगा। आप ऐसे सोचिए, समझिए बात को कि भाई जो धागा है ना, जो धागा है वो भी तो बेलनाकारी है, ऐसे है ना, ऐसे धागा है। तो ऐसे अगर वो धागा है तो आप समझिए इसका जितना डायमीटर होगा उतनी जगह तो ये ढक लेगा। यानी इससे पीछे की जगह आपको दिखाई थोड़ी दे रही होगी यहां से, इसके डायमीटर जितनी जगह, हाँ है ना। तो समझो मैं इसको ऐसे ही दबा दूं इधर ऐसे करके, तो एक रेक्टेंगुलर शीट भी तो बन गई। तो हम यूं सोच लो कि अब ये रेक्टेंगुलर शीट चिपकानी है उस पर, ये रेक्टेंगुलर शीट चिपकानी है, जैसे बैट का हत्था है ना, तो इसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर शीट चिपकानी इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ है ना, ये रेक्टेंगुलर शीट चिपकाते चले जाना है, पक्की बात है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना कि रेक्टेंगुलर शीट कैसे बनी। फिर से समझाता हूं, जो इसका डायमीटर था, अगर ऐसे गोल करोगे तो ये इसका डायमीटर था, हमने उसी को दबा के एक फ्लैट सरफेस बना दिया, एक फ्लैट सीट बना दिया। तो अब इस सीट की लंबाई क्या है कि उस पूरे सरफेस को ढक पाए? तो ये रेक्टेंगुलर बन गया, तो इसकी लंबाई L मान लेते हैं, ब्रेथ 0.5, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब सोल्व करो, 7 दूनी 14, तो L की वैल्यू आ जाएगी। तो सोल्व करते हैं भाई, इसको काटोगे तो 240 आएगा। अब भाई गुना कर दो, आप भी वही आंसर आएगा, कर लोगे ना? तो यानी इस धागे की लंबाई हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। करिए जैसे पीयूष दियो।
आइए, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है ये, मीन्स का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से बहुत कम बच्चे ही सोल्व कर पाए होंगे ऐसे। आ जी जी, कहता है द बेस रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ ए कोनिकल वेसल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कहता है किसी शंक्वाकार बर्तन के आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है, जिसमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला डाला जाता है तो पानी बस इसकी सतह से, अबे यार ढक जाता। ठीक है, यही सवाल है मीन्स वाला। ये बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही भयंकर लेवल का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। कई लेवल पे क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा भैया। तेरी करे। ठीक है भैया। देखिए मेरे बच्चों, ये एक शंक्वाकार बर्तन है, ठीक है जी। सवाल में कह रहा है जी इसमें किस कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ। लेट से यहां तक इसमें पानी भरा हुआ, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ। सवाल में कह रहा है कि इसकी आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से इतनी इतनी। शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई, ना ना गड़बड़ है। हाँ, यहाँ गलत लिखा है सवाल। किसी शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रम से 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कहता है जी ये स्लेंट हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो बेस रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। यानी ये जो लेंथ है मेरे बच्चे, ये 3 सेंटीमीटर। हाँ है ना। देखिए जी, अगर वैसे भी मैं इसको यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दूं तो आप कहेंगे जी ये 3 है, ये 3 है, तो ये पूरी कितनी होगी, 6। तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी एक किस्म से इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसको लगातार यूं घुमा रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को लगातार यहाँ घुमा रखा है। अगर इमेजिन कर पाए तो, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल मैं बना दूं, थोड़ी देर के लिए समझिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर मैं इसको लगातार यूं घुमाता चला जाऊं, लगातार यूं जल्दी जल्दी से घुमाता चला जाऊं, तो कोन की शेप लेगा। समझ पाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मार दो गोली। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री बनेगा, हाँ है ना, 60 डिग्री बने। लेकिन मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आ रही बात। जो समझ जाए बहुत अच्छी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिलेट कर जाए, वेरी गुड। जो नहीं कर पाए वो कतई परेशान ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन खींच दूं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हुए, तो ये बताओ यार, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 6, ये एंगल नहीं निकाल सकते आप। अब आप कहोगे जी वही निकाल सकता है जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो। क्यों? क्योंकि ये साइड 3 है, ये साइड 6 है, तो इनका रेशियो लेंगे तो 1:2 आएगा। ये साइड आएगी √3। तो सर ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो उसके सामने वाली साइड 1 होगी, ये साइड √3 7 वाली, और सबसे बड़ी भुजा 2। हाँ है ना। और यहाँ बन भी ऐसा रहा है, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेट कर पा रहा है वो सबसे सुंदर बात है, क्योंकि पूरा 60 होगा तो बीच से आधी लाइन खींचेंगे तो 30 डिग्री बनाएगा। ये अब आपको समझना है, आप कितना आसानी से समझ पाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए इतनी बात को किसी भी तरीके से कितने बच्चे समझ पाए। चाहे इक्विलेटरल से समझ गए हों, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री से कि 30 डिग्री आया। जो जो बच्चे समझे यस सर लिखें। ए मध्य आदर्श भाई कितनी बार लिखेगा? सिर्फ यस सर लिखें, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ आकर मैं आगे बढ़ूं। मी सर नहीं, यस सर। अरे वाह, अभी भी कुछ गधे नहीं सर। तो क्या बताऊं मैं इसमें यार तुम्हें।
भाई कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना और उसे घुमा के देखना, वरना ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पढ़ रखी हो ट्रिग्नोमेट्री से जान लेंगे यार। इन साइडों का रेशियो 1:2 है, तो ये पाइथागोरस लगाओगे √3 आएगा, तो 1 √3 2 का रेशियो ये 30 ही तो बनाएगा। छोड़ दो अगर नहीं पढ़ रखी तो ट्रिग्नोमेट्री। अब कह रहा है जिसमें कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ, हरे रंग का पानी है मान लीजिए, ये कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ, कुछ ऊंचाई तक इसमें पानी भरा हुआ, ठीक है। कह रहा है जी हमने इसके अंदर क्या किया, एक गेंद डाल दी, एक गेंद डाल दी, हमने इसके अंदर एक गेंद डाल दी, हमने इसके अंदर भैया एक गेंद डाल दी, ये वाली गेंद डाल दी। तो ध्यान से देखना, ये गेंद यहां से डलेगी, ऐसा नहीं है ना कि यहां से डालनी, यहां से नहीं डलनी, यहां से डालनी जहां इधर फेस है। जब ये यहां से डलेगी तो जैसे जैसे नीचे जाएगी पानी यहां से शिफ्ट होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा। और कह रहा है इसने इसके फेस को यहां पे टच कर दिया। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं भैया इसको, ताकि देखने में थोड़ा जमे आपको। चलिए कोशिश करते हैं समझने की। ऐसे इस गेंद को हमने इसमें डाल दिया। जब हमने इस गेंद को इसमें डाला तो हुआ ये कि जो ये पानी था ये ऊपर शिफ्ट हो गया, जो ये पानी था बाबू ये ऊपर शिफ्ट हो गया, है ना। ये जो पानी था ये ऊपर शिफ्ट हो गया। ये पानी भैया ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। देखिए थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को इमेजिन करना पड़ता है, अपने आप में कोई भी चीज़ निकल के नहीं आती ऐसे। कहता है यहाँ पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये जो पानी था हरे रंग वाला ये यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि बॉल नीचे आई तो पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया हरे रंग का, है ना। यहाँ तक की बात समझ पाए। अब कहानी आगे। कहता है जी गेंद की जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, गेंद की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों दो तीन चीजें आपको यहां समझनी होंगी। क्या कि एक तो ये यहां से जब इसको मिलाएंगे 90 डिग्री बनाएगा, टेंजेंट है ना। तो ये है 1 सेंटीमीटर। अब ये जो ट्रायंगल है जो हाईलाइट करके मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, ये वाली थोड़े से मोटे रंग में दिखा देता हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी, है ना। ये क्या बनी मेरे बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें ये राइट एंगल बनी, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री। तो मेरे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, ये बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। दो रेशो बड़े अच्छे थे वो आप याद अभी रख लीजिए कि अगर ये राइट एंगल है और ये 30 डिग्री है तो सामने वाली साइड 1, ये √3 ये 2 होता। वहीं अगर ये राइट एंगल और ये 60 डिग्री है तो ये √3 ये 1 ये 2 होता, हाँ है ना। तो भैया ये 30 डिग्री है तो ये 1 होगा, तो ये होगा √3 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर को, तो √3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा √3 सेंटीमीटर को। इसका मतलब मेरे बच्चे यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है ना, यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है वो आ जाएगी आपकी कितनी, √3 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट आ जाएगी √3 सेंटीमीटर, है ना। क्या आप मानते हैं मेरी इस बात को? आप नहीं मान ली बात आपकी। अगर यहां से यहां तक की हाइट √3 है तो मेरे बच्चों यहां से ये हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे जी 1 सेंटीमीटर है। ये रंग दिख नहीं रहा, वाइट है, कलर इस्तेमाल होगा। तो ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस थी। तो ये √3 है, यहां से यहां तक की ये 1 है, तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये पूरी हाइट कितनी हो गई, तो आप कहोगे जी ये पूरी जो हाइट है यहां से यहां तक की ये हो गई √3 + 1,
ओहो माफ करिएगा भाई, गलत बता दिया है। ये ऐसे राइट एंगल बना ना, तो ये 30 डिग्री है, ये है राइट एंगल, माफ करना भाई। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 सेंटीमीटर है, रेशियो होता है सामने वाला 1, ये √3 और ये होता है 2 है ना। तो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट होगा 2 सेंटीमीटर, यानी मेरे बच्चों ये जो लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर होगी। अब ये मिट के नहीं देने का। तो ये जो लेंथ है ये है यहां से यहां तक की 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ है यहां से यहां तक की 1 सेंटीमीटर। जी माफ करना। अब आराम से पहले से समझो फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से 30 सेकंड का टाइम लो। क्लास रुकी नहीं है भैया, हम टाइम दिए हैं आपको। अब देखिए जी ध्यान से, अब इस वाली ट्रायंगल को देखिएगा। ये एंगल है 30 डिग्री। मैं हाईलाइट कर देता हूं मैं किसकी बातें कर रहा हूं। मैं अब इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये है मेरे बच्चे 1 और 2 3। तो भैया जी हम इसका बात कर रहे हैं। तो ये जो लेंथ है ये है 3 सेंटीमीटर, हाँ है ना। ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड होती है जी कितनी, 1 यूनिट। ये वाली होती है √3 यूनिट और ये वाली होती है 2।
तो भैया √3, इसे √3x मान लो, इसे x मान लो, तो √3x रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 3 को, तो x की वैल्यू आएगी 3/√3। काटिंग पटिंग करोगे तो ये आएगा √3, यानी x की वैल्यू √3 आई, तो मतलब ये वैल्यू आ गई √3। इसका मतलब ये जो रेडियस आई ना मेरे बेटे, ये आ गई √3 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं अब उस पर आता हूं। मेरे बच्चे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको शंकु दिखाई दे रहा है ना, अगर इस शंकु के वॉल्यूम से, इस शंकु के वॉल्यूम से मेरे बच्चों मैं इस गोले का वॉल्यूम बाहर पे निकाल दूं, इस गोले का वॉल्यूम बाहर निकाल दूं, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, ये हरे रंग वाला पानी बच जाएगा। यानी इस पूरे शंकु के वॉल्यूम से अगर इस गोले का वॉल्यूम निकाल दें तो क्या बचेगा, पानी का वॉल्यूम। और पानी का ही तो वॉल्यूम वो आपसे पूछ रहा है, भाई पानी का ही तो वॉल्यूम की चर्चा हो रही है। तो मेरे प्यारे बेटे एक बात बताओ, पूरे शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, तो 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है √3, तो √3 का वर्ग इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 2 और 1 3 3। इसमें से अगर मैं ये घटा दूं इस गोले का वॉल्यूम, तो गोले का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 1 1 का क्यूब, 3 से 3 √3 का और 3 3 पाई आया, -4/3 पाई आया, 3 3 9, 9 में से 4 गया 5 पाई/3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या आया, ये आपका आया इस हरे पानी का, यानी जो इसके अंदर पानी था उसका वॉल्यूम। और यही सवाल ने पूछा था कि भाई इस पानी का वॉल्यूम बताइए क्या होगा। तो एक बार समझिए, मैं इसको दोबारा भी बताऊंगा, चिंता वाली बात नहीं। देखिए मेरे बच्चों, दोबारा समझाता हूं, करना क्या है आपने, भाई रफली स्केच से समझाता हूं। ये है आपका एक कोण, ठीक है। आपको सबसे पहले ये बताना है कि यहां से जब ये मिला रहे हैं तो ये कोण 30 डिग्री का बन रहा है, ये बात आपको समझनी। अब यहां तक कोई पानी इसके अंदर भरा हुआ पहले से, इस पानी का वॉल्यूम आपको चाहिए, और कह रहा है जी इसके अंदर हमने एक गोला डाल दिया। जब हम गोला डाल रहे हैं तो हमारे पास यहां से यहां तक की हाइट आ जाएगी, क्योंकि ये 90 बनाएगा, ये हाइट आ जाएगी, ये हाइट आएगी। उसका ये वाली हाइट कितनी है 1, ये हाइट थी 2, यानी यहां से यहां तक की हाइट आ गई, यहां से लेके यहां तक की हाइट आ गई। अब कह रहा है जब ये गोला डाला तो ये पानी शिफ्ट होकर ऊपर चला गया और इस पानी ने लगभग इसकी सतह को ढक लिया। तो मेरे बच्चे, जब इसकी सतह को पानी ढकेगा तो कुल मिला के बात तो ये रहेगी ना कि पानी तो शंकु के आकार का ही रहेगा, किसी और शेप में थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना है, इस शंकु का वॉल्यूम निकालना है इतने का, यानी ऊपर वाला हटा देते हैं। अब ये जो पानी बचा ये भी तो शंकुआकार बेस पे ही बचा ना, तो इस शंकु का वॉल्यूम निकालना है, उसमें से इस गोले का वॉल्यूम हटा देना है, तो बाकी जो बचा वो आपका पानी का वॉल्यूम आ जाना है। ये क्वेश्चन का थीम था। आ जाइए, ये और प्यारा सवाल है। कह रहा है जी किसी बेलन की आधार त्रिज्या व ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये कोई बेलन है मेरे बेटे? देखिए मेरे बच्चों, ये एक बेलन है और इस बेलन की रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 या 7 सेंटीमीटर, और हाइट है 25 सेंटीमीटर। हाँ है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है। कहते हैं जी इसकी जो रेडियस है
वो है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 25 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी अभी सवाल में ये है, जो इस सवाल में कहानी है वो ये है कि बेलन के दोनों सिरों से 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 शंक्वाकार भाग निकाले गए। बेलन के दोनों सिरों से 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रेडियस, 5 सेंटीमीटर रेडियस, 5 सेंटीमीटर रेडियस और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 शंक्वाकार भाग निकाले गए। देखिए मेरे भाई, कहता है ये कोई सिलेंड्रिकल बर्तन है, इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। कहता है हमने इसके दोनों सिरों से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 शंक्वाकार भाग निकाले गए। यानी इस बार इसके अंदर से जो चीज आप निकाल रहे हैं, इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक वाले भाग की, वो 5 सेंटीमीटर है। यानी इस बार ये ध्यान देना कि पूरा नहीं काटा, यहां से नहीं काटा है कि भाई यहां से काट दिया हो, ऐसे काटा हो, पूरा सर्कल नहीं काटा है, कुछ हिस्सा छोड़ के काटा है। तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा यहां पे आपको मेरे बेटे। जो ये व्हाइट व्हाइट सा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट वाला पोर्शन अंदर दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा कटा नहीं है, इस बात का ध्यान दें। ये वाला हिस्सा कटा नहीं है। एक बार मेरी वाली वीडियो पूरी वो कर दें, जूम कर दें। तो ये वाला हिस्सा कटा नहीं है, ठीक है जी। बाहर से पूरा मेरे बच्चे सॉलिड ही है, बाहर से पूरा सॉलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं, बाहर से पूरा सॉलिड है। तो देखिए जी, वॉल्यूम इज नॉट ए बिग डील ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। वॉल्यूम बड़ा हिस्सा नहीं है इस टाइप के सवालों का। वॉल्यूम निकालना हो तो भैया वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड चाहिए आपको। शेष ठोस का आयतन, तो क्या तरीका है, पूरे बेलन का वॉल्यूम ले लो, पाई आर स्क्वायर एच, 7 का और इंटू हाइट होगी 25, माइनस इसका वॉल्यूम कर दो और इसका। अब इसमें जो हाइट दे रखी है मेरे बेटे, हाइट इसकी कितनी दे रखी है, आप कहेंगे जिसकी हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 12। तो इस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा, रेडियस होगी 5, हाइट होगी 12, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस होगी 5 का वर्ग और हाइट होगी 12। अब जितना वॉल्यूम इस कोन का होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा, तो इंटू 2 कर दीजिए। तो पूरे ठोस के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम हटा देंगे तो बाकी बचे रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यहां आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं। ध्यान रहे, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, है ना, मात्रा पूरी बड़ी। तो उसमें से आप कुछ निकाल लेंगे तो बची हुई निकालने के लिए घटाना होगा, हाँ है ना। लेकिन जब सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और सरफेस एरिया में कोई बर्तन है और उसमें से हमने कुछ हिस्सा काट दिया, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि टोटल सरफेस में से जो कटा उसका सरफेस एरिया कटा देना, ना ना। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो बचा हुआ है उसके जितने भी फेसेस हैं, फेसेस मतलब जितने भी उसके वो दिखाई दे रहे हैं, फेस ही समझो। जैसे मान लीजिए बुक है,
ठीक है, इस बुक के कितने फेसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सारे फेसेज का जो एरिया है बेटा उठा के रख दियो। जैसे बुक है, इस बुक के जितने फेसेज दिखाई दे रहे हैं उन सब का एरिया, ये 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 ये, यानी जितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं उन सारे फेसेस का जो एरिया होगा मेरे बेटे वो कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम इज डिफरेंट पार्ट, टोटल सरफेस एरिया इज डिफरेंट पार्ट। तो वॉल्यूम आपने निकाल लिया, अब चलते टोटल सरफेस पे। तो टोटल सरफेस पे आपको पता है कि भाई ऊपर वाला हिस्सा तो ठोस ही है, बेलन तो बाहर से बेलन ही दिख रहा होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, तो उसका हो जाएगा सर 2 पाई, आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 25। बहुत सुंदर। अब क्या करें जी, अब सर एक कहानी और। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो सर ये वाला हिस्सा भी तो हो गया, ये कोनिकल हो गया, और ये कोनिकल जो हिस्सा है सर, इसमें कहानी यह है कि कोनिकल जो हिस्सा है ये पूरे का पूरा ड्रिल्ड आउट कर लिया गया, बाहर निकाल दिया गया, तो ये खोखला हो चुका है। और अगर खोखला हो चुका है तो ये वाली दीवारें हैं ना जिनको हम अंदर से टच कर सकते हैं, अरे हाँ है ना, ये जो कोनिकल दीवारें हैं इनको टच कर सकते हैं कि नहीं मेरे बेटे। अगर मैं आपको समझाना चाहूं थोड़ा इसको बड़ा रूप देके ना, भैया ये तो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, ये जो दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी इसको भी तो हम टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इन दीवारों को जो टच कर सकते हैं तो इनका एरिया हमें निकालना होगा, तो इसके लिए आपको इसका एल की रिक्वायर्ड होगी। तो बेटे इस छोटे वाले जो कोन बना हुआ अंदर, इसकी रेडियस कितनी है 5, इसकी हाइट कितनी है 12, तो ये 5 है ये 12 है, तो ये कितना होगा 13, 5 12 13 है ना, यानी स्लैंट हाइट होगी 13। तो मेरे बच्चे कोन का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू होगी 5 और एल की वैल्यू होगी 13। अब हम इस बात को जानते हैं कि जितना सरफेस इस कोन का होगा उतना ही उसका होगा, तो इंटू 2 कर देते हैं। अब और कौन सा हिस्सा बच गया, तो आप कहेंगे सर ये वाला हिस्सा भी तो बच गया पूरा बड़ा बड़ा, है ना। अगर हम इन सबको मिटा दें सर, तो अब आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ये तो रंग ही गलत हो गया, कौन सा रंग भरे, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, मार डाला। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये कलर, हाँ है ना बेटा, एक बार बड़ा कर स्क्रीन को मेरी को, नहीं दिखाई दे रहा, चलो समझने की कोशिश करो यार, नहीं दिखाई दे रहा तो मार दोगे। यानी अब मैं हिस्से को अलग बना रहा हूं, अलग पेज पे, वहां समझने की कोशिश करना। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, मार डाला। मेरे बेटे ध्यान देना इस बात को कि जो बेसिकली बेलन है हमारे वाला, उस बेलन की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कितनी है जी 5 सेंटीमीटर। जो बेलन की रेडियस है वो है कितनी 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी, है ना। अगर उसमें ना 7 सेंटीमीटर रेडियस है बेलन की, हम एक और कोन काट रहे हैं, तो कोन का जो फेस होगा वो भी तो सर्कुलर होगा, कोन का जो फेस होगा वो भी तो सर्कुलर होगा मेरे बेटे, हाँ है ना। तो जो कोन काटा जा रहा है उसकी रेडियस है 5 और जो बेलन था उसकी रेडियस है मेरे बेटे 7। तो अब आप एक बात समझ के बताइए कि कौन सा हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पे, तो आप कहेंगे जी ये वाला हिस्सा, बांधवे ये वाला हिस्सा है जो सर हमको दिखाई दे रहा होगा। भाई ये तो था शंकु, ये वाला तो था शंकु, ये वाला तो था शंकु, जो ये अंदर वाला पिंक कलर में दिख रहा है ये तो शंकु था, कौन था, है ना। तो कोर कटने के बाद ये वाली कोर तो बची रह रही होगी ना पूरी, तो ये जो कोर बच रही होगी ये आपका टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगी, यानी आपको इसका एरिया जोड़ना होगा, यानी ये वाला एरिया आपको जोड़ना होगा मेरे शेर। अगर ये एरिया आपको जोड़ना है, ये वाला एरिया जोड़ना है, तो ये वाला एरिया कैसे निकले आप बताइए सोच समझ के। तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है, पूरे बड़े सर्कल का एरिया ले लो पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दो सर अंदर वाले सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर,
तो ऐसा करने से बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल घटा दोगे तो बीच का रेड कलर का एरिया आ जाएगा। तो 49 पाई 25 पाई घटाओगे तो 24 पाई आएगा। इसका मतलब गुरुजी पहले समझो, इसका मतलब मेरे बेटे ये हुआ कि पूरे बाहर वाले में से अगर ये अंदर वाला एरिया घटा देंगे तो जो बचा हुआ हिस्सा ये आएगा 24 पाई। अब 24 पाई ही यहां का एरिया होगा और 24 पाई ही यहां का ये वाला एरिया होगा जो बच रहा है, जो जगह दिख रही बीच में, हाँ है ना। तो 2 गुना करेंगे तो ये आएगा 48 पाई। तो 48 पाई और जोड़ देंगे हम पे। 25 दूनी 50, 7 350 पाई, 5 दूनी 10, 13 दही 130 पाई जमा 48 पाई। 5 12 13 130 पाई, ठीक है। और ये बचा जी कितना, 48 पाई। लगा भाई कमेंट बाड़कोगे? अरे वो हिट मोनी चाटा मारूंगा तेरे हेयर मनी क्या है, इसको ब्लॉक मार दे साले को उठा के। स्टैटिक कब पढ़ाएंगे, तुझे पता भी स्टैटिक्स क्या होता है? पढ़ ले जो पढ़ा रहा हूँ, उल्लू का बैठा जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान नहीं देगा, फालतू बातों पे ध्यान दे रहा। 8 5 3 8 और 4 12, 3 1 4 1 5, यानी आपका जो आंसर आएगा मेरे बच्चों आएगा 528 पाई। 528 पाई, हाँ है ना। 528 पाई इज योर राइट आंसर। 528 पाई इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का 528 पाई आया वो यस सर लिखे सर, so that I can recognize how many of you have solved it. देखिए ये बहुत खतरनाक सवालों में से एक है। ठीक है, अच्छा कि कुछ ऐसे उल्लू के पट्टे होते हैं, मतलब जो बहुत विशेष किस्म के उल्लू के पट्टे हैं, वो क्या करते हैं, उनके कीड़ा है एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक वाला है कि ऑप्शन में जो दिख रहा है ना वो आंसर पेलने की कोशिश करते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई जो समझाया जाता उस पर दिमाग लगाओ। टोटल सरफेस एरिया पूछा है मैंने आपसे, यहां आपको वॉल्यूम बताया था भैया, समझ गए?